कपिल शर्मा का शो हिंदुस्तान की कॉमेडी की हिस्ट्री में सबसे घटिया शो है। FIR वॉज द फर्स्ट कॉमेडी शो रिटन बाय मी। चैनल ने बोला इनको हटा दो, गोपी के कैरेक्टर हाँ उसको रिप्लेस कर दो बिकॉज ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर। जो सच है वो सच है। मुझे फ़ोन आता है, मैं फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। तू एकदम से नाराज़ हो गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इस शो के सक्सेस की? इसका कारण होता है आदत। तारक, FIR ये सब शो है जो आदत पंचायत लापतागंज के ही मोल्ड पे है। अगर लापतागंज नहीं बना होता तो आज पंचायत भी नहीं बना होता है। एकता कपूर वो हैं जिन्होंने डायरेक्टर ख़त्म कर दिया टीवी से। शायद आप हाउसफुल 5 भी कर रहे हो। हाउसफुल 5 की कहानी में मैं हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे सीनियर राइटर जिन्होंने FIR और लापतागंज जैसे हिट टीवी सीरीज की राइटिंग की है और जिन्होंने डेविड धवन और रेमो डिसूजा जैसे बड़े राइटर्स के लिए फिल्म भी लिखी है। वी हैव विथ अस टुडे अमित आर्यन। अमित, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। कैसे हो आप? आई एम गुड यार। तो अमित, आप आए हो तो हम आज बहुत सारी बातें करेंगे आपके काम के बारे में, आपके चीज़ों को लेकर, आपके परसेप्शन के बारे में, जो यंग एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनके बारे में। बट मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपके शुरुआत से। हम जब रिसर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि आप 95 में जब मुंबई आते हो तो आप डायरेक्टर बनने के लिए आते हो और आपने महेश भट्ट उनकी डायरेक्टेड एक थी स्वाभिमान जिसमें आपने एज एन AD काम किया था। तो वहाँ से फिर ये राइटर बनने का दिमाग में ख्याल क्यों आता है और कब आता है? See, I started my career as an assistant director, that's true. 1995 में मैं बॉम्बे आया। अब यहाँ आने के बाद ये हुआ कि करें क्या। पहले तो आपको समझ में होना चाहिए कि भाई कैसे शूट होता है, क्या होता है, जो एक हर नए इंसान जो आता है यहाँ उसके मन में जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है वो सारी क्यूरियोसिटी थी। फिर किसी तरह जो है खैर काम मिल गया और हमारे एक डायरेक्टर थे सुकुन डड्डा साहब, उनके साथ काम करना शुरू किया। फिर डायरेक्शन में काफ़ी लोगों के साथ काम किया। फिर एक फ़िल्म थी इश्क, आमिर खान अजय देवगन वाली, वहाँ काम करने का मौका मिल गया। अब ये सब होता रहा। फिर उसके बाद करते 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 एक टाइम वो आया जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने का मौका मिला। लेकिन उसी समय बड़ी कमाल की घटना ये हुई कि 2000 की बात है, उस समय एकता कपूर का टाइम आ गया। हाँ, अब एकता का टाइम आ गया। अब एकता कपूर मतलब एकता कपूर वो हैं जिन्होंने डायरेक्टर ख़त्म कर दिया टीवी से। मतलब दोस्त हैं, अच्छी दोस्त हैं और बहुत ही काबिल हैं, लेकिन उनका जो तरीका था काम करने का उसमें डायरेक्टर ख़त्म हो गया। डायरेक्टर ख़त्म हो गया इन द सेंस कि आज आप डायरेक्टर हैं, कल सेट पे एक्टर्स को भी नहीं पता है कौन डायरेक्टर होगा। अच्छा, कल कोई और आ गए, बोले ये डायरेक्टर है, आज ये करेंगे, परसों वो आ गए। EPs और क्रिएटिव्स इन सब का टाइम आ गया, वो आपको बताएंगे ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो डायरेक्टर का काम ख़त्म हो गया, तो डायरेक्टर ऑपरेटर बन गया वहाँ पे। वो चीज़ जो थी बहुत खटक रही थी मुझे कि मैं ऑपरेटर बनने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं आया हूँ कुछ बनने, मुझे ये नहीं करना है। तो मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया। तो मुझे राइटर बनाने का क्रेडिट एकता कपूर को। इनडायरेक्टली। हाँ एकता, अगर आप सुन रही हो तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भी कि मुझे राइटर बनाने का क्रेडिट एकता कपूर को है। अब जो है क्या हुआ, क्या मैंने कहा अब करूँ क्या, डायरेक्शन तो छोड़ दिया, काम क्या करें। तो मैंने फिर उल्टा काम किया। लोग पहले आते हैं थिएटर करते हैं, फिर ये सब करते हैं, मैंने थिएटर शुरू किया। मैंने खुद जो है अपने प्लेस लिखने शुरू किए, डायरेक्ट करने शुरू किए, क्योंकि पैसे वैसे तो होते नहीं थे। तो वहाँ से लिखना शुरू हुआ मेरा। अच्छा। अब लिखना शुरू हुआ तो जो प्लेज मैंने किया वो भी लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन उसमें एक चीज़ होती थी कि जो भी मिलता था मुझे प्ले के बाद वो कहता था यार आपने लिखा बहुत अच्छा है। लोग ये नहीं बोल रहे थे कि आपने डायरेक्शन बहुत अच्छा किया, लोग कहते थे आपने लिखा बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात बैठ गई। उसके बाद फिर हमारे एक दोस्त हैं मिस्टर विजय आय दसानी, शांति वगैरह सीरियल में सोमेश महादेवन होते थे जो, उनकी एक कंपनी थी एड एजेंसी। तो उन्होंने कहा यार, वो भी आते थे मेरे प्लेस देखने, तो उन्होंने कहा कि यार आप जो हैं आप मेरे लिए एड फिल्म्स, जिंगल, ये सब लिखे, कॉर्पोरेट फिल्म्स, वो लिखनी शुरू कर दी। अब वो लिखते 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 फिर आया दौर अवार्ड्स का। अवार्ड्स मिलने शुरू हुए लिखने के लिए। तो आईफा फिल्म फेयर, आईफा भी लिख दिया, फिल्म फेयर भी लिख दिया,
सब लिख दिया, लेकिन उसमें एक तकलीफ़ हुई मुझे कि एक फिल्म फेयर था, इसमें शाहरुख खान और सैफ अली खान होस्ट कर रहे थे, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। राइट, हाँ। लेकिन उसमें जो स्क्रिप्ट थी, उस स्क्रिप्ट में क्योंकि मैंने लिखी थी तो मुझे ये बड़ा तकलीफ़ हुई कि सबने कहा वाह शाहरुख खान ने क्या बोला, अरे वाह सैफ अली खान ने क्या बात कही। अरे नहीं कही है यार, वो तो लिखा हुआ है। अब क्या है, उसमें जब क्रेडिट आता था, क्रेडिट आता था तो क्रेडिट में मोरानी एंड टीम, मोरानी ब्रदर्स, ये सब लिख के आता था, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता था। तो मुझे ये हुआ कि यार मैं तो नाम के लिए आया था, मुझे तो नाम कमाना है यहाँ पे इस इंडस्ट्री में, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। अब मैंने कहा अब क्या करूं। फिर शुरू हुआ सोप का दौर, फिर सोप मिलने शुरू हुए और सोप काफ़ी पॉपुलर रहे, मेरे लिखता रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि जो आपकी डेस्टिनी होती है वो आपको लेके आती है। अब 2006 में FIR, तो FIR मतलब ये लोगों को बिलीव नहीं होता है, बट FIR वॉज द फर्स्ट कॉमेडी शो रिटन बाय मी। मैंने उसके पहले कॉमेडी लिखी ही नहीं थी, मेरा पहला। और मुझे भी मालूम पड़ा वहाँ से कि मैं कॉमेडी लिख सकता हूँ। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं हमारे मिस्टर संजय कोहली, एडिटिव प्रोडक्शन के, उनका ही एक सोप लिख रहा था मैं उस समय। अच्छा। तो पता नहीं क्यों उन्हें ये लगता था कि यार ये बंदा कॉमेडी अच्छी लिख सकता है, कि उसमें भी एक ट्रैक था कॉमेडी का। तो वो मुझे बोलते थे कि यार आप लिखो, आप लिखोगे? मैंने कहा हाँ मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं करूँगा, और शायद उनकी वजह से ही मैं आज इंडस्ट्री में जो है, जो भी मैंने नाम बनाया है, जो भी है, उसमें मिस्टर संजय कोहली का बहुत बड़ा हाथ है, उनका विश्वास। क्योंकि एक ऐसा राइटर जो कॉमेडी में नया हो और उसके लिए चैनल को कन्विंस कर लेना, वो गारंटी उन्होंने ली। तो उसको मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखता हूँ उस चीज़ को। और बाद में भी उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शोज़ बनाए, अभी भाभी जी भी उनका ही शो है। तो नहीं, क्योंकि FIR की जो बात करें, FIR को इतना पसंद भी किया गया कि अब यूट्यूब पे तो लोग देखते ही थे, और उसका टेलीकास्ट एक के बाद एक अलग अलग चैनल्स पे होता रहा है। जी। बट जो ओरिजिनल रन था इसका, उसकी अगर हम बात करें कि 2006 में शो स्टार्ट होता है और 2015 तक चलता है, 9 साल के पीरियड में। 9 साल में हर एपिसोड में एक नया केस, नए कैरेक्टर्स, नए क्वर्क्स, सब कुछ नया। तो इतने सारे केसेस का और इतने सारे कैरेक्टर्स का आइडिया आपको कहाँ से मिलता था, कहाँ से? मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। राइटिंग जो होती है वो ऑब्जर्वेशन का खेल है। राइट। राइटर हैज़ टू बी अ गुड ऑब्जर्वर। आप अगर अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं है तो FIR में जितने भी करेक्टर आप देखते हैं उन सबसे मैं मिला हूँ। रियल लाइफ में उन सबसे मैं मिला हूँ। हाँ, उनको थोड़ा सा आप जो है एग्जेजरेट कर देते हैं। हाँ, तो वो क्योंकि फन लाने के लिए, लेकिन उन कैरेक्टर से मिला हूँ। और आपको पता है मैं ओरिजिनल नेम्स यूज करता रहा हूँ FIR में। अगर मैंने राम टहलू हलवाई लिखा है तो राम टहलू हलवाई है। अगर मैंने कोई मेवालाल लिखा है तो मेवालाल है। अगर मैंने कोई जो है झड़ियन तालाब नाम का एक जगह लिखी तो वो है, टिमरकन टोला है। तो ये सब लप्पी लूथरा है। आपने यूपी में जहाँ भी मैंने ट्रैवल बहुत किया। अच्छा। तो मैं बचपन से मैंने जिन जिन लोगों को देखा उन्होंने, तो अब उससे होता क्या था कि अब अतर्रा बोल रहा हूँ मैं, तो अतर्रा वो जगह जहाँ मेरे फादर प्रोफेसर थे, मैंने बताया मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं बड़ा हूँ। तो वहाँ पे अब लोगों को तो नहीं मालूम था कि मैं लिखता हूँ, लेकिन जो है क्योंकि मैं बहुत साल पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन वो लोग ये शॉक्ड होते थे कि यार ये लोग सब तो हमारे शहर में, इनके नाम कैसे आ रहे हैं शो में। इसी तरह कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, झांसी, भोपाल, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ वहाँ के लोग, वहाँ के कैरेक्टर्स, तो वो करता था। दूसरी एक चीज़ जो बड़ी कमाल थी FIR में, वो थी FIR के तकिया कलाम। हाँ, तकिया कलाम आपको याद होगा पहले पुरानी फिल्मों में यूज़ होते थे, उसके बाद खत्म हो गए थे। तो उसको वापस लेकर आया मैं एक नयापन देने के लिए FIR में, और वो इतना पॉपुलर हुआ कि मतलब मैंने मोर देन 5000 तकिया कलाम हैं उसमें। और कमाल की बात ये, लोगों को याद है, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं जिनका नाम है FIR के तकिया कलाम वगैरह, उनमें लोग लिखते हैं वो तकिया कलाम आज। नाव डूब गई नैनीताल में। नाव डूब गए नैनीताल में, या एक था कि डैडी पेरिस में मम्मी टेरिस में, इस टाइप के तकिया कलाम होते थे। तो बड़ा, और हमारे एक्टर्स भी बहुत अच्छे उसको परफॉर्म करते थे। बड़े तकिया कलाम जब आप ला रहे थे, जैसे भी आपने बताया कि 90s मतलब पुरानी मूवीज में ये तकिया कलाम यूज होते थे। हाँ। तो जब आपने ये आइडिया पिच किया कि हाँ मैं तकिया कलाम यूज करूंगा, तो इस पे रिएक्शन क्या था? लोग उस पे रिएक्शन ये था कि मैंने ना बड़े धीरे धीरे से यूज़ किया। अच्छा। मैंने पहले एक शुरू किया तो वो उसका रिस्पॉन्स आया, फिर मैंने थोड़ा, इसलिए आप देखिए शुरुआत के जो एपिसोड्स हैं FIR के, उनमें तकिया कलाम नहीं है। बाद में
दूसरा मेरा एक बहुत हमेशा मानना रहता है कि जब कोई भी शो आप लंबा चलाना चाहते हैं तो उसमें चेंजेस होते रहने चाहिए। तो इसलिए शुरू के 2 साल आप देखेंगे तो FIR अलग है, उसके बाद देखेंगे तो आपको उसका अलग कलर दिखेगा, उसके बाद देखेंगे तो और अलग कलर दिखेगा, इवन कैरेक्टराइजेशंस में बहुत चेंज दिखेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि गोपी बल्ला जिन्होंने गोपी का रोल किया, पहले 2 साल में आप देखेंगे वो एक डेस्क पे बैठे हैं साइड में और सिर्फ बोल रहे हैं हाँ जी जी मम्मी जी, और कुछ नहीं था, नो राइमिंग, नो इज़दा, नथिंग। बाद में इज़्दा आता है। अब 2 साल के बाद मुझे लगा कि यार अच्छा, उसमें होने ये लगा कि चैनल ने बोला इनको हटा दो, अच्छा, गोपी के कैरेक्टर हाँ इसको रिप्लेस कर दो बिकॉज ही इज़ नॉट अ गुड एक्टर। अब हमारे साथ ये था कि यार 2 साल से वो बंदा काम कर रहा है, उसको ऐसे कैसे हटा दे। तो उसको एक चैलेंज की तरह लिया मैंने भी, मेरे डायरेक्टर ने भी, प्रोड्यूसर ने भी। तो हमने कहा नहीं, ये जिसको इन्होंने कहा इज़ नॉट अ गुड एक्टर, इसको ही बनाते हैं चलो। फिर क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं इज़्दा की कहानी। हाँ, इज़्दा मैं की वही कहानी, पूछने वाला था, हाँ इज़्दा की इज़्दा की कहानी ये है कि लखनऊ में एक बंदा है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो ऐसे बात करता था कि हाउ आर इज़्दा, व्हाट इज इज़्दा। अरे तो उसको आप बोलिए कि भाई ये गलत है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके, मजाक में नहीं, कॉन्फिडेंट होके कहता था कि आप लोगों को एक्चुअल इंग्लिश आती नहीं, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अच्छा। और इसमें इज़्दा लगाया जाता है हर चीज़ में। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ था यार। तो मैंने बोला यार इसको यूज़ करें। तो मैंने सबसे पहला जो यूज़ किया था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इज़ द दिल्ली में एयरपोर्ट पालम इज़्दा। वो ऐसा पकड़ा कि मतलब उसके बाद तो क्या क्या हो गया कि जो है आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे लगा बहुत अच्छा है इज़्दा, हसीना है अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा, है ना। तो इस टाइप से जाने क्या क्या होने लगा। तो अब क्या हो गया, वो इज़्दा इतना बड़ा हिट हो गया कि जो गुलगुले था, कीकू शारदा, इन सबको पार करके गोपी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है। इवन चंद्रमुखी चौटाला से ज्यादा लोग गोपी को पसंद करने लगे, स्पेशली बच्चे। अब मैं कई यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं लेक्चर के लिए, तो मुझे वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं वो मुझे बोला करते थे तब भी कि यार आपने ना हमारे स्टूडेंट्स की इंग्लिश खराब कर दी है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जितने स्टूडेंट हैं दिन भर यही बोलते रहते हैं, यस सर इज़्दा, ये इज़्दा, वो इज़्दा। तो मजाक में बोलते थे वो लोग। तो और कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जरूर बोलते हैं कि ये इज़्दा कहाँ से आया। तो इज़्दा इस तरह से आया, फिर वो लिख के जो है गोपी भल्ला को दिया गया। अच्छा, गोपी भल्ला ने उसको परफॉर्म भी अच्छा किया, उसके बाद फिर वो हिस्ट्री बन गई। आज गोपी भल्ला कहीं जाए तो वो बिना इज़्दा के होती नहीं है कोई बात। डेफिनेटली, मतलब तीनों कैरेक्टर्स में अगर मेरा भी पूछा है तो मेरा पर्सनल फेवरेट गोपी वाला गोपी। और फिर हमने नुएंसेस भी दिए। देखिए क्या हर चीज़ स्क्रिप्ट पे नहीं होती, स्क्रिप्ट में तो आपकी लाइनें हो गई, फिर क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है कि डायरेक्टर ने सेट पे वो नुएंसेस दिया कि बेल्ट ऐसे करना, डांस ऐसे करना, आके गिर जाना, अखबार लेके यूं बैठे रहना, मतलब वो सारी चीज़ें, वो हल्की सी जो विस्पर होती है उनकी आवाज़। फिर उसके बाद अब वो जो है जैसे कि वो गोपी भल्ला का हमेशा होता था कि मतलब गोपी कैरेक्टर का हमेशा होता था कि वो गलत इंग्लिश बोलता था और हमेशा चंद्रमुखी उसको करेक्ट करती थी और फिर वो कहता था याद दिस वन, याद दिस वन। वही चीज़ भाभी जी में सेम चीज़ रिपीट है। आप देखिए वो गलत इंग्लिश बोलती है अंगूरी, आसिफ शेख उसको करेक्ट करते हैं और फिर वो कहते हैं सही पकड़े, सही पकड़े, व्हाट इज सही पकड़े, सही पकड़े इज याद दिस वन, समझे। तो वही चीज़ वहाँ यूज़ की, वो भी चली, अच्छी है, वो भी चली, अलग तरह से उसको कर दिया, लेकिन जो अच्छा है ना वो हमेशा चलता है। और देखिए आज भी वो चल रहा है, याद दिस वन। अभी जो कैरेक्टर हमने मेंशन किया चंद्रमुखी चौटाला का, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि आप खुद हैं एक यूपी से और वो कैरेक्टर एक हरियाणवी कैरेक्टर है। तो पहले ही शो में ऐसा क्या आइडिया आया मन में कि नहीं हरियाणवी कैरेक्टर बनाकर चलते हैं और उसको लीड। ये बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि इस शो में FIR में चंद्रमुखी चौटाला नाम का कैरेक्टर था ही नहीं, पहली चीज़, और कविता कौशिक थी ही नहीं, ये भी नहीं पता। हुआ ये था कि जब इसकी ओरिजिनली ये महाराष्ट्रियन कॉप थी, महाराष्ट्रियन कॉप थी, लेकिन उसी समय एकता की ही, अगेन एकता का क्रेडिट, एकता की ही एक फिल्म आई क्या कूल हैं हम। अच्छा, उसमें ईशा कोप्पिकर ने एक मराठी कॉप का रोल किया। तो अब ये हुआ कि ये तो कॉपी हो जाएगा, लोग कहेंगे कॉपी है, कॉपी है, कॉपी है। अब उसके बाद ये हुआ क्या किया जाए, तो ऑडिशन चल रहे थे, तो तभी कविता कौशिक ने ऑडिशन दिया था। तो कविता कौशिक से पूछा गया कि आप कुछ अलग कर सकती हैं, तो कविता ने कहा मैं हरियाणवी बोल सकती हूँ। तो हरियाणवी लिख के दी गई और हरियाणवी का उसने ऑडिशन दिया और वो चैनल गया, चैनल ने तुरंत उसको ओके कर दिया। इस तरह से इनकी एंट्री, वरना पहले पूर्वी जोशी नाम की जो एक्टर हैं, गुजराती एक्टर, वो थी इंस्पेक्टर इस शो में। तो अब ये हर किसी की किस्मत होती है। तो अब जो है इस तरह कविता की एंट्री हो गई। अब कविता को लेकिन हरियाणवी आती नहीं है वैसे, मतलब अगर आप कविता से बोलिए कि आप जो है वो बिना स्क्रिप्ट के करके दिखाइए, वो नहीं कर सकते।
तो ईच एंड एवरी लाइन स्क्रिप्ट पे लिखी हुई है हरियाणवी में। अब रही बात मेरी, आपको पता है मैं आज तक हरियाणा नहीं गया हूँ, ये एक कमाल की बात। मैं आज तक हरियाणा नहीं गया हूँ, लेकिन हुआ क्या कि बचपन से, बिकॉज सी सबकी तरह आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ बच्चन साहब। तो बच्चन साहब की फिल्म थी नमक हलाल, वो बचपन में मैंने बहुत देखी थी, और उसमें वो जो है हरियाणवी कैरेक्टर उन्होंने किया था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठा हुआ था। फिर हम आई, हम में अनुपम खेर ने किया हरियाणवी कैरेक्टर, वो बैठा हुआ था। तो हरियाणवी ह्यूमर चलता तो हमेशा, तो हरियाणवी वो बैठी हुई थी, वह मैंने कहा ना कि ऑब्जर्वेशन। तो अब उसको मैंने लिखा पूरा शो, हर आदमी उससे पूछता है कि आप हरियाणा के हैं, आप हरियाणा के हैं। मैं हरियाणा गया ही नहीं हूँ कभी, आज तक नहीं गया हरियाणा। तो इस तरह से वो हरियाणवी लिखनी मैंने शुरू की उसमें, और वो इतना पॉपुलर हुआ, पसंद आया लोगों को। आपका सब टीवी के साथ इतना लंबा एसोसिएशन रहा है, और सब टीवी पे ज़्यादातर जो शोज़ रहते हैं वो कॉमेडी रहते हैं और वो अच्छे एंटरटेनिंग रहते हैं। तो उसमें से एक शो का मैं मेंशन करना चाहूँगा जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम थोड़ी देर पहले बात भी करते हैं। अब वो शो 2008 से स्टार्ट हुआ है, 15 साल चल रहा है, 15-16 साल हो गए उसको। उसमें हाल ही मुझे पता चला, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं देखता हूँ, तो हाल ही मुझे पता चला कि उसमें जो लीड कैरेक्टर है दया, उन्होंने छोड़ दिया, और वो 5 साल से वो कैरेक्टर ही नहीं आया। फिर भी वो शो उतना ही पॉपुलर अभी तक है, चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इस शो के सक्सेस की, जहाँ पे एक लीड कैरेक्टर चला भी जाए तो भी वो मेंटेन रहती है? इसका कारण होता है आदत। जब इंसान को किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता है कि वो क्या देख रहा है, उस शो में कौन आ रहा है, कौन गया, कौन आया, उसको आदत है। जैसे कि उस शो को आज 16 साल हो गए हैं। 16 साल अगर आप किसी चीज़ को देखते, तो छोड़िए आप घर में भी कोई चीज़ करते हैं, तो आप आपने गौर किया होगा कि आप जब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, तो आप रोज़ एक ही चेयर पे जाके बैठते हैं, जबकि वहाँ 6 चेयर होंगी। आपका दिमाग कहता है यहीं बैठना है, और अगर आप दूसरी चेयर पर बैठे तो आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इसी तरह होता है जब आप कोई शो या कोई फिल्म या कोई चीज़ देखते हैं और लगातार देखते हैं, तो वो आपकी आदत में शामिल हो गई है। तो लोगों के, गुजरात में, राजस्थान में क्या होता है, ज़्यादातर बिजनेस वाले लोग जो हैं, दुकान वाले लोग जो हैं, या बच्चे जो पढ़ते हैं, उन सब के लिए 8:30 बजे का टाइम वो है जब वो खाना खाते हैं। तो उनकी आदत है कि अगर वो तारक नहीं चल रहा है तो खाना नहीं खा पाते, उनको कुछ स्वाद में कमी लगती है। तो ऐसे शोज जैसे FIR था, तो वो भी स्वाद बन गया। तो वो किनका स्वाद था? वो स्वाद था रात को आप आए, आपने एक ड्रिंक बनाई और आपने चंद्रमुखी चौटाला को देख रहे हैं। आदत। बच्चे देख रहे हैं, अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, गोपी ये कर रहा है, गुलगुले का। आदत थी, वो 9 साल की आदत थी। ऐसा नहीं है कि 9 साल में FIR में जितने भी एपिसोड आए सारे बहुत ही अच्छे थे। मैंने खुद लिखे हैं, मैं बोल रहा हूँ। कुछ एवरेज भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तब भी सारे देखे गए। आदत। सो तारक, FIR, ये सब शो वो है जो आदत है, इस वजह से चल रहे हैं। तब उसमें कोई, अब FIR में तो चंद्रमुखी चौटाला ही चेंज हो गई थी। हाँ, उससे बड़ा क्या होगा? उसकी जगह जो है दूसरी लड़की आ गई, उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट लड़की आ गई, उसके बावजूद चला। लोगों ने गुस्सा किया, सब किया, लेकिन उसके बावजूद 1 साल वो शो सस्टेन करता रहा। सो आदत है ये। आई थिंक कीकू ने भी तो लास्ट ईयर शायद कीकू भी नहीं था। लास्ट ईयर नहीं, जब कविता कौशिक गई थी तब तो कीकू भी नहीं, दोनों नहीं थे। दोनों नहीं थे, राइट। तब भी वो शो चला। किस पे? मुझे देखना है ये जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं FIR में, आज क्या बोलेंगे, ये तो कौन सा तकिया कलाम बोलेंगे, आज क्या स्टाइल में आएंगे, ये देखना है। मैं एक्चुअली आप ही का थॉट्स इस पे जानना चाहूँगा कि पहले लोग हर चीज़ शायद कॉमेडी की तरफ देखते थे। अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं कपिल शर्मा शो का नाम लेता हूँ कि उसमें कीकू शारदा भी हैं अभी, और उसके कॉमेडी जो है वो लोगों को पसंद तो आती है, बट काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि यार उसमें शेमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी के मोटापे को लेके, किसी के होंठों को लेके, किसी के फिगर को लेके, इन सब चीज़ों पे मजाक बहुत हो रहा है, और वो लोग आजकल ऑफेंड ज़्यादा कर रहे हैं इन सब चीज़ों पे। तो डू यू थिंक कि यार ये ओवर टाइम ये चीज़ों को लोग ज़्यादा नोटिस करने लग गए हैं, या फिर हाँ वो एक अलग तरह की कॉमेडी जो शायद सबको पसंद नहीं आती है? देखिए, मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे दूंगा जो हो सकता है कि कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो कीकू हो, चाहे वो कृष्णा हो, इन सब का एक्सपीरियंस बहुत कम है मेरे आगे कॉमेडी में, तो मैं बोल सकता हूँ ये बात। वो बात ये है कि कपिल शर्मा से घटिया शो ही नहीं है। कपिल शर्मा का शो हिंदुस्तान की कॉमेडी की हिस्ट्री में सबसे घटिया शो है।
कपिल शर्मा के शोज में आप जो है आदमियों को औरतें बना रहे हैं, और जो औरतें बन के आ रही हैं वो औरतों के नाम पे जो है कलंक है। औरत बहुत सम्मानित चीज़ है, चीज़ क्या बोलना चाहिए, बहुत सम्मानित बनाए ऊपर वाले ने जो औरत बनाई है, वो आप माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, प्रेमिका भी है, बेटी भी है, सब है। आप अगर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसको प्रेजेंट, अब वो एक सपना नाम की आती है, पार्लर चलाती है, कृष्णा अभिषेक जो करता है, जितनी बिलो द बेल्ट बातें हो सकती हैं, जितनी घटिया बातें हो सकती हैं करती। घटिया बातें मैं करूंगा, आप भी हंस देंगे। हंसना अलग चीज़ है, एक हेल्दी कॉमेडी होना अलग चीज़ है। कपिल शर्मा को सिर्फ आप खड़ा कर दीजिए, बोले कपिल शर्मा तुम शो चला के दो। नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था कपिल शर्मा का बीच में, जो कपिल शर्मा को लोग देखने तक नहीं आए, इसलिए कि कपिल शर्मा ने उसमें जो अपनी कहानी अपने बारे में बताया, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कपिल शर्मा के शो में अगर देखो तो कपिल शर्मा की वजह से नहीं हो रहा है कुछ भी, चाहे वो जो है कीकू कुछ बन के आ रहा है, चाहे वो कृष्णा कुछ बन के आ रहा है, या पहले सुनील आता था, सुनील ग्रोवर, है ना, सुनील आता था, सब आते थे। सो कहने का मतलब क्या, ये सारे के सारे लोग ना सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं टीवी में। आपके घर में वो गंदगी आ रही है उस टीवी के जरिए, ठीक है। और अब हो क्या रहा है कि आज की जो जनरेशन है, उन्होंने अच्छी चीजें देखी नहीं, वो उसको ही कॉमेडी समझ रहे हैं, उसमें ही हंस रहे हैं। तो अगर मैं बिलो द बेल्ट बात करूं, घटिया बात करूं, किसी का मजाक उड़ाऊं, किसी को मोटा बोलूं, किसी को काला बोलूं, किसी को बॉडी शेमिंग, ये सब करूं, तो हंसेंगे ही आप। आपको तो मजा, देखो इंसान को तो गंदगी में बहुत मजा आता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या, आप गंदगी से शो चला। तो कपिल शर्मा से घटिया शो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं बना है। रेटिंग तो किसी की भी आ जाती है। तो अमित, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑडियंस बहुत टाइम से जानना चाहती है कि FIR सीज़न 2 आएगा या नहीं आएगा, और कब आएगा? क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो भी कास्ट, अगर एक दो कास्ट भी अगर मिल जाती है FIR की और एक पोस्ट डाल देते हैं, तो तुरंत उस पर कमेंट्स आ जाते हैं कि ये लोग क्या उसके लिए मिल रहे हैं, क्या नया सीज़न 2 आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें रहता है। फिलहाल देखिए ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है अच्छा। FIR सीज़न 2 की, क्योंकि होता क्या है कि हमेशा देखा ये गया है कि एक शो जो 20 साल चलता है चलता जाए, लेकिन अगर एक बार उसमें ब्रेक हो जाता है, फिर सीज़न 2 आप लाते हैं तो सक्सेसफुल होता नहीं है। चाहे वो ऑफिस रहा हो, चाहे वो खिचड़ी रहा हो, चाहे वो साराबाई रहा हो। तो एक तो रीज़न ये है, दूसरा ये है कि फिर से सबको असेंबल करना बड़ा मुश्किल है, सारे एक्टर्स को असेंबल करना। जैसे कीकू है, अब वो कपिल के यहाँ बिजी है, अब कविता हैं वो देहरादून में शिफ्ट हो गई हैं, वहाँ रहती हैं और उनको फिल्में करनी हैं, तो बड़ा मुश्किल है वो चीज़ होना अब जो है। तो बट पता नहीं, संभावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, कब क्या हो जाए। हो सकता है FIR मूवी आ जाए, क्या पता क्या हो जाए। तो अमित, FIR तो पॉपुलर था ही, 9 साल चला, मगर आपका एक और शो था जो काफ़ी पॉपुलर रहा, लापतागंज, जो अगेन 5 साल चलता है, और लापतागंज में थोड़ा सा यूपी का टच भी था। हाँ, यूपी की कहानी थी। क्या इसमें रियल लाइफ से कुछ इंस्पिरेशंस ड्रॉ थे, या जब भी आप? बिल्कुल, देखिए क्या था कि लापतागंज शरद जोशी की कहानियों का पता, उसका पूरा नाम था। तो शरद जोशी जो थे, उन्होंने जो सटायर लिखे थे उस पे थी, और उसको बनाया था उस शो को अश्विनी धीर ने। बहुत कमाल के राइटर हैं, मतलब अमेजिंग, जिन्होंने ऑफिस लिखा। अच्छा। बहुत बढ़िया राइटर। उन्होंने वो पूरी दुनिया बनाई थी, क्योंकि वो प्रोड्यूसर थे उस शो के। उन्होंने वो बनाई, सटायर उन्होंने लिखा। फिर कुछ टाइम के बाद ये हुआ कि भाई अब शरद जोशी की कहानियाँ तो ख़त्म हो गई। उन्होंने तो वो टीवी के ज़माने के तो थे नहीं कि वो रोज़ लिख रहे हैं, कहानियाँ ख़त्म हो गई। अब हुआ कि भाई कैसे किया जाए। अब बीइंग ए प्रोड्यूसर, जब राइटर एक प्रोड्यूसर भी होता है तो उसके लिए मुश्किल होता है कि वो भी लिखे, और फिर वो फिल्में भी डायरेक्ट कर रहे थे उस समय। तो मुझे मौका दिया गया कि अब आप आइए ऑन बोर्ड और आप इस शो को लिखिए। तो फिर मैंने आने के बाद अपने हिसाब से जो मेरे चेंजेस होते हैं या जो मेरा स्टाइल होता है वो मैंने उसमें डाला, और वो चला कि वो मतलब वो इस तरह से भी चला कि एक चाय वाला जो था उसमें सुत्ती लाल, उसकी कहानी भी चली, एक पान वाला जो बैठता था उसकी कहानी भी चली, मुकुंदी और बीजी पांडे तो खैर थे ही जो मेन कैरेक्टर्स, लेकिन छोटे छोटे कैरेक्टर्स की। तो क्या है, मैंने उसमें सिर्फ ये चीज़ की कि मैंने कहा आम जिंदगी की कहानियाँ करूँ। आम जिंदगी मतलब जिससे मैं और आप सब रिलेट कर सकें। सटायर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन सटायर तो आप न्यूज़ चैनल पे भी देख रहे हैं कि गड्ढा हो गया, गड्ढे में कोई गिर गया, ये हो गया, अच्छी चीज़ है वो भी करना। तो मैंने उसमें जो है इस तरह से किया कि साहब जो है कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम है कि खाने में क्या बनेगा। अब वाइफ पूछती है कि साहब खाने में क्या बनेगा, हस्बैंड बोलता है कुछ भी बना लो, वाइफ बोलती है कुछ भी बना लो, बाद में बोलोगे कि ये क्या बना लिया, अरे यार नहीं यार कुछ।
उस पे पूरी कहानी, पहली कहानी मैंने वहाँ से शुरू की थी और वो कहानी वहाँ से ऐसी पकड़ी कि लोगों को लगा यार ये तो अपने घर की बात है। और गांव का परिवेश गांव का, पूरा गाँव। और अपनापन, उस शो में एक अपनापन बहुत था कि जो गांव में आज भी होता है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड, वो लोगों को बड़ा पसंद आता था। बॉन्डिंग वो पसंद आती थी लोगों को। सो और फन वाली कहानियाँ थी, तो इस तरह से वो चलता था। और उसमें भी मैं कोशिश वही करता था कि जितना हो सके जिन लोगों को, जिन जगहों को, जिन कैरेक्टर्स को देखा है उनको यूज़ किया जा सके, तो वो भी बड़ा पसंद आया। और आज अगर पंचायत चलता है तो कहीं ना कहीं पंचायत लापतागंज के ही मोल्ड पे है। अगर लापतागंज नहीं बना होता तो आज पंचायत भी नहीं बना होता, ये तो मैं आपको बता दूं। मोल्ड की बात, जैसे भाभी जी FIR के मोल्ड पे है, उसी टाइप के कैरेक्टर्स, उसी टाइप की तकिया कलाम, उसी टाइप के। तो मोल्ड बनना बुरी बात नहीं है, अगर अच्छी तरह से बनाया जाए सक्सेसफुल भी होता है, लेकिन ये सब वहाँ से बने हैं ये चीज़ें। तो जैसे लापतागंज हो या FIR हो, दोनों कॉमेडी शोज थे, दोनों काफ़ी लंबे टाइम के लिए चले। बट आप सिर्फ कॉमेडी में लिमिटेड नहीं थे, आपने और भी जॉनराज एक्सप्लोर किया। आपने, हम बात करें थोड़ी देर पहले कि जैसे तेरा यार हूँ मैं, जो हम बात कर रहे थे कि उसमें फ़न है, बट वो एक अच्छा एंगल है बाप बेटे के इक्वेशन के बीच का, जिसमें थोड़ा सा ड्रामा भी है। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि अपने 25 साल के राइटिंग जर्नी में बोलूँगा जब आप आए हो कि आपको शायद उतना अप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन जितना एज अ कॉमेडी राइटर मिला, वो दूसरे जॉनराज के लिए नहीं मिला? कभी ऐसा बहुत feel- बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। मैं आपको इससे किस्सा सुनाता हूँ। अच्छा, क्या हुआ कि अब मैंने शुरुआत तो जैसे मैंने कहा, मैंने सोप किए सारी। अब ABCD कोई कॉमेडी फिल्म तो थी नहीं, हिट थी लेकिन। राइट। अब जो है हुआ क्या कि एक बार मुझसे किसी ने पूछा है बात, सेम ऐसे ही कि यार एक बात बताइए, आप सिर्फ कॉमेडी ही लिखते हैं क्या, आप बाकी चीज़ें क्यों नहीं लिखते हैं? मैंने कहा यार मैं ना आपको इसका कल जवाब दूंगा। कल मिलने वाले थे मुझे फिर वो, तो अगले दिन में मिला, मैंने कहा आपका जवाब लाया हूँ मैं। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा मेरी लिखी 4 लाइनें लाया हूँ मैं, उसमें आपको सारा जवाब है। और वो 4 लाइनें ये हैं कि गम का पता नहीं मगर खुशी बिकती है, गम का पता नहीं मगर खुशी बिकती है, हर तरफ खरीदारों की भीड़ खड़ी दिखती है। अब दिल का हाल भला कलम क्या लिखे, अब दिल का हाल भला कलम क्या लिखे, अब तो जो बिकता है वही कलम लिखती है। वाह। तो उनको जवाब मिल गया। मैंने कहा देखो भैया, कॉमेडी की दुकान चल रही है, लोग बुला रहे हैं, डेविड धवन तक आपने काम कर लिया है, तो अब जो है हर आदमी आपको यही मानता है कि आप जो है कॉमेडी लिखते हैं, जबकि राइटर तो सब कुछ लिख सकता है और सब कुछ लिखा होता है राइटर। तो ये किस्सा है पूरा उसमें। अभी मैं इसी पे आने भी वाला था। आप डेविड धवन की जो बात करो, जो आपको पहली मूवी मिली डू नॉट डिस्टर्ब, राइट, तो कैसे, मतलब जब आप कर रहे थे टीवी सीरियल्स, उस बीच में एक फिल्म के लिए कॉल आता है, वो भी डेविड धवन की तरफ से डायरेक्टली, तो ये कैसे, क्या कहानी है इसके पीछे, कैसे? बड़ी मज़ेदार कहानी है इसके पीछे। हाँ। हुआ ये कि एक दिन मैं बैठा हुआ था सब टीवी में, चैनल हेड और उनकी टीम के साथ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार आप तो जो है कॉमेडी में इतना हिट पे हिट लिख रहे हैं, नंबर 1 हैं आप कॉमेडी राइटर, हर साल अवार्ड आपको मिलता है, तो फिर आपको डेविड धवन ने आज तक क्यों नहीं बुलाया? अच्छा। डेविड धवन फिल्मों में डायरेक्टर नंबर 1 है, आप टीवी में राइटर नंबर 1 है, तो आपका कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हुआ? देन आई सेड कि ठीक है सर, क्या पता बुला लेंगे कभी। नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आता है, मैं फ़ोन रिसीव करता हूँ और सामने से आ जाती है, मैं डेविड बोल रहा हूँ। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये सब प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि एक दिन पहले इन सब ने बात की, मुझे लग रहा है अच्छा मेरे साथ मजाक चल रहा है। तो मैं बोलता हूँ कौन डेविड? सामने से आ जाती है कि मैं फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। तो एकदम से नाराज़ हो गया। उन्होंने कहा अरे मैं डेविड धवन बोल रहा हूँ और ये, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मैंने डेविड साहब के इंटरव्यूज़ वगैरह सुने, आवाज़ तो उन्हीं की है। मैंने कहा नहीं नहीं सॉरी, वो सर कुछ और बात थी, मैं आपको मिल के बताऊँगा। बोले यार आप वाशु भगनानी के ऑफिस आ सकते हैं। कहाँ आ जाऊँगा। पहुँचा मैं, तो उन्होंने बताया कि भाई रात को 12 बजे FIR का रिपीट वो देखते हैं डेली। तो उन्होंने सोचा था कि वो उसी राइटर से लिखवाएंगे जिसने FIR लिखा। उसके बाद उन्होंने, उसी समय में एक फिल्म लिख रहा था ऑलरेडी, उनके ही एसोसिएट थे काफ़ी साल, वो डायरेक्ट कर रहे थे, अजय चंडोक। तो मिस्टर अजय चंडोक से उन्होंने कंफर्म किया कि यार वो तुम्हारी फिल्म भी लिख रहा है, हाउ इज़ ही? तो उन्होंने कहा बढ़िया है डेविड साहब कर लो।
फिर मेरे एक दोस्त हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, जिनके भी श्रीकांत भी आई थी, तुषार हीरानंदानी। तो तुषार से भी उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा गुड, कर लो कर लो कर लो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब आप ये लिखिए। तो वहाँ से मुझे मतलब फिल्म की शुरुआत भी जो मेरी हुई, वो शुरुआत हुई डेविड साहब से। डेविड साहब ने बुलाया, उनकी फिल्म लिखी और उसका डॉली 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 बड़ा हिट हुआ गोविंदा का। सो कहने का मतलब कि कॉमेडी की जो छाप थी वो FIR और लापतागंज, जिनी और जूजू, ये सब करते करते जो बढ़ रही थी, वो डेविड धवन के आने के बाद वो एकदम स्टैंप लग गया कि भैया ये आदमी इससे कॉमेडी करवाओ और कुछ मत करवाओ इससे, और कुछ मत करवाना है इससे। जबकि मैंने ABCD लिखी, वो चली। जबकि मैंने टीवी पे, सोनी पे एक शो था, उसके डायलॉग लिखता था मैं। क्या नाम था उसका, ये उन दिनों की बात है, बहुत पॉपुलर था वो। या तेरा यार हूँ मैं। तो कहने का मतलब राइटर तो सब लिखता है, लेकिन वो यहाँ जिस दुकान का समोसा फेमस हो जाता है, उसका समोसा फेमस हो जाता है, भले वहाँ पे जो है कचौरी और रसगुल्ले भी बिक रहे हैं। बट यही सवाल जो आप अभी बोल रहे हो, यही मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे जब आपने कहा कि हाँ स्टाम्प लग गया कॉमेडी का, फिर आपको मिलती है ABCD। तो जब ABCD मिलती है तो क्या कहीं ना कहीं मन में ये अप्रहेंशन था कि यार पहला एक फिल्म मिल रहा है जो कॉमेडी जॉनरा का नहीं है, और शायद आगे लोग इस पे जज कर सकते हैं, तो इसमें मैं कितना अपना एलिमेंट रखूँ, कितना नहीं रखूँ, क्या ये लोगों को जमेगा या नहीं जमेगा, क्या उस वक्त चल रहा था उस माइंड में लिखते वक्त, या ये सब सोचा ही नहीं था, बस लिखते जा रहे थे? ABCD लिखने के पीछे रीज़न ही ये था कि वो कॉमेडी नहीं थी। क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे प्रूव करना है कि मैं कॉमेडी के अलावा भी लिख सकता हूँ और हिट हो सकता है वो चीज़। तो हुआ ये, अब ABCD बनने का किस्सा भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। हुआ ये कि रेमो के पास एक आइडिया था। अच्छा। रेमो के पास ना प्रोड्यूसर था, ना पैसा था, ना फाइनेंसर था, मगर उसको फिल्म बनानी थी। तो उसने ये बात डिस्कस की तुषार हीरानंदानी से, हमारे दोस्त। तुषार ने कहा हाँ ठीक है यार, करते हैं, लेकिन किसके साथ, राइटर साथ में कौन करेगा, डायलॉग कौन करेगा। तो रेमो ने मेरी फिल्मों के गाने किए हुए थे। अच्छा। डेविड साहब की फिल्म का गाना भी किया था, और मेरी एक और फिल्म थी जो रिलीज़ नहीं हो पाई, गोविंदा की फिल्म थी वो, उसके गाने भी रेमो ने किए थे। तो हमारी एक था, हमारा राब्ता था आपस में। तो तुषार हीरानंदानी ने मुझे बुलाया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, क्या करना है, आप करोगे? तो मेरा पहला प्रश्न यही था कि ये कॉमेडी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं कॉमेडी नहीं है। मैंने कहा मैं करूँगा। बोले नहीं, उसके बाद पैसा नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर नहीं है। तो मैं तब भी करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ये फिल्म डांस पे है और रेमो डांस का मास्टर है, तो ये तो पक्का है वो बनाएगा अच्छी। अब हम लोगों ने बैठना शुरू किया, करना शुरू किया। सो बिकॉज ऑफ तुषार हीरानंदानी वो फिल्म मुझे जो है मिली। अब हमारी वो शुरू हुई और साहब जो है करीब 150 पेज की स्क्रिप्ट तैयार हुई। अब क्योंकि डायलॉग मैंने किए थे तो मुझे नरेशन देना होता था, और वो भी मेरा नरेशन परफॉर्मिंग नरेशन होता है। आप बिलीव करेंगे 65 नरेशन किए हैं मैंने उस फिल्म के। हर जगह से ना हो गई थी वो फिल्म। हर जगह से हो गया था कि नहीं ये कौन देखता है यार, ये डांस वांस की फिल्म, ये सब कौन देखेगा, नए लड़कों के साथ कौन। और जो 66 नरेशन था UTV में, सिद्धार्थ राय कपूर और रॉनी स्क्रूवाला को, UTV के ऑफिस के नीचे मैं, तुषार और रेमो खड़े थे, और हमने डिसाइड किया था कि ये लास्ट नरेशन कर लेते हैं। अगर आज नहीं हुआ तो रख देंगे, कुछ और स्क्रिप्ट करते हैं, इसको बाद में कभी करेंगे। नरेशन शुरू होता है, नरेट करना शुरू करते हैं ABCD में, और सामने रॉनी स्क्रूवाला, जिस आदमी के चेहरे पे कभी कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता है। ऊपर वाला ने सब कुछ डाला, उस आदमी में एक्सप्रेशन नहीं डाले। वो आदमी सिर्फ चिप्स खा रहा है और मैं सीन नरेट कर रहा हूँ, मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहे। सिद्धार्थ रॉय कपूर भी शांत बैठे हुए हैं। तो हमें लग गया था कि ये मामला गड़बड़ हो गया है। अब मैं ख़त्म करता हूँ, मैं बोलता हूँ एंड द एंड में बोलता हूँ, सिद्धार्थ और रॉनी स्क्रूवाला के लुक मिलते हैं, मेरे तुषार हीरानंदानी और रेमो के लुक मिलते हैं। हमारा ये चल रहा है कि लगता है गड़बड़ हो गया, उनका कुछ बात होती है, और फिर रॉनी स्क्रूवाला बोलते हैं मेक इट 3D। तो हमें समझ में नहीं आता ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ही सेड कि ये हिंदुस्तान की पहली डांस 3D फिल्म बनेगी, और इस तरह से ABCD बनी। और फिर किस्मत देखिए, जैसे ही चीज़ डन हुई,
यू टीवी को डिज्नी ने ले लिया। तो पहली फिल्म है जिस, और अच्छा उस समय हमारे इंडिया में 3D में फिल्म शूट नहीं होती थी, डॉन वगैरह रिलीज हुई थी कन्वर्ट करके। पहली फिल्म है ABCD जिसके लिए यूएस से पूरा क्रू आया, 3D का, कैमरामैन से लेके सब, कैमरा वहां से आया और 3D में वो फिल्म शूट होती है, रिलीज होती है 10-11 करोड़ में टोटल फिल्म प्रिंट पब्लिसिटी मिला के। और वो फिल्म थिएटर में आज से 10 साल पहले की मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय वो 65 करोड़ करती है, जो आज का कम से कम 150-200 करोड़ रुपए हुआ। तो फिर ब्रांड बन गई वो। तो इस तरह से ABCD बनी। इंटरेस्टिंग। तो अभी आप और क्या फिल्म्स करने वाले, क्योंकि मैंने देखा शायद आप हाउसफुल 5 भी कर रहे हो। हाउसफुल 5 की कहानी में मैं इन्वॉल्व हूँ। अच्छा, स्टोरी। और हाँ, और उसके अलावा मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ जो कि अनीस बाज़मी और सुभाष घई प्रोड्यूसर हैं उसके। अच्छा। वो फिल्म मैं कर रहा हूँ। और उसके अलावा एक फिल्म है जो मैंने अभी कंप्लीट की है, वो धर्मा के लिए है। तो ऑलरेडी सबमिट हो गई है उनके पास, अब वो जब शुरू करना चाहें। बाकी एक OTT पे मेरा सोनी लिव पे काफ़ी सक्सेसफुल एक शो है अदृश्यम, वो कहा बहुत अच्छा चला, वो है। और बाकी कुछ और प्लानिंग्स चल रही हैं, कुछ फिल्मों की, कुछ OTT की। अभी आप वेब शोज़ और फिल्मों की तरफ ही मूव करना चाह रहे हैं या अभी भी टीवी करना? नहीं, टीवी तो देखिए मैं हमेशा करूँगा, क्योंकि जो है इस पर भी एक किस्सा है। एक बार क्या हुआ कि मैं डेविड साहब के घर पे था और डेविड साहब की पूरी फैमिली मड आइलैंड में उनका बंगलो है, वहाँ पे थी, कुछ फंक्शन था। तो डेविड साहब के पास कोई ड्राइवर ही नहीं था। तो डेविड साहब ने मुझे बोला कि मुझे जेट्टी तक छोड़ दो। मैंने कहा चलिए। उस समय मेरे पास सेंट्रो थी। अच्छा। तो सेंट्रो में वो बैठे और जो है, अच्छा उसी समय पार्टनर हिट हुई थी बहुत बड़ी। तो ये आगे बैठ गए और इन्होंने क्या किया, कांच खोल दिया। कांच खोल दिया और बैठे, इनको वो सफोकेशन होता है, कांच खोल दिया। मैं पीछे उठा और सिग्नल पे जहाँ जहाँ रुक रही, लोग देख रहे हैं डेविड धवन सेंट्रो में बैठे हैं, वही पुरानी सी सेंट्रो, कांच खोले में AC भी नहीं ऑन। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहा यार क्या, मैंने कहा सर ये बंद कर लीजिए, लोग बोलेंगे पार्टनर हिट होने के बाद ये आदमी सेंट्रो में घूम रहा है और AC भी नहीं चलाया हुआ है। कुछ नहीं होता। वो तो डेविड साहब। फिलहाल मैंने उनको छोड़ा। अब उसके बाद कुछ ही दिन के बाद मैं पहुँचा वहाँ उनके घर और मैंने कहा सर नीचे आइए। डेविड साहब नीचे आए और मैं BMW 5 सीरीज़ में गया था, 520D जो मैंने खरीदी। तो मैंने कहा सर ये देख रहे हैं सर, ये टीवी है, ये टीवी है कि आज जो है मैं पहला, अच्छा उस समय मैं पहला, आई वॉज द फर्स्ट राइटर टीवी में जिसने BMW खरीदी थी। तो मैंने कहा सर ये फिल्म से नहीं आती है, ऐसे फिल्म में पैसे नहीं है, टीवी से आते हैं सर ये। तो ये तो मैंने आगे भी मैं नहीं कर पाया उनके साथ इसीलिए काम, क्योंकि मेरे 4-4 5-5 शोज़ में मेरी कमिटमेंट होती है। मैं वो नहीं, ABCD हिट होने के बाद ABCD 2 नहीं की मैंने, क्योंकि उसका भी रीज़न वही था, मैं नहीं जा सकता था LA इतने दिन के लिए शूट के लिए, क्योंकि यहाँ मेरे शोज़ चल रहे थे। तो टीवी तो कभी नहीं छोड़ूंगा, टीवी तो हमेशा चलता रहेगा। टीवी तो वो है जिन्होंने बच्चन साहब को दोबारा बच्चन साहब बना दिया। टीवी वो है जो शाहरुख खान बना दिया जिसने। टीवी से बड़ा कुछ नहीं, टीवी आप घर घर पहुंच जाते हो टीवी में। फिल्मों में लोगों को आपको घर से बुलाना पड़ता है, फ़र्क इतना है। सो टीवी हमेशा रहेगा, बाकी OTT चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, ये तो चलता रहेगा। तो मैं ये पूछने वाला था कि टीवी में ज़्यादा पैसा राइटिंग में या फिल्मों में, तो उसका आंसर ऑब्वियस, देखिए टीवी में राइटर इज़ द किंग, फिल्मों में डायरेक्टर इज़ द किंग। फिल्मों में डायरेक्टर को पैसा मिलता है, राइटर को बहुत कम पैसा मिलता है। जबकि फिल्म हो या टीवी हो, राइटिंग ही बुनियाद है, मगर फिल्मों में राइटर को पैसा बहुत कम मिलता है। टीवी में डायरेक्टर को पैसा कम मिलता है, राइटर को पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है। बट जैसे आप टीवी की बात करें तो जो टीवी के बारे में एक कंसेप्शन है कि टीवी में रेगुलर शूट होता है, डेली शूट हो रहा है, और राइटिंग भी उतनी स्पीड में चलती है। उस बीच में साथ में, क्योंकि जब आप ABCD का मेंशन कर रहे हो या डू नॉट डिस्टर्ब का मेंशन कर रहे हो, दोनों उस टाइम में रिलीज़ होती है जब FIR चल रहा था। आई थिंक ABCD 2013 में आई थी। हाँ, 13 में। हाँ, चल रहा तो FIR चल रहा था। उस बीच में आप टाइम कैसे निकाल रहे थे, क्योंकि टीवी को बहुत हेक्टिक माना जाता है? क्या हुआ कि जब पहली मीटिंग हुई मेरी डेविड धवन से, तो डेविड साहब ने मुझे कहा कि यार ये जो पहला शेड्यूल है इसमें ये 5 सीन हैं, ये लिखने हैं। अच्छा। धनियास की कितना टाइम लगेगा? अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं तो एक दिन में 15, 20, 25 सीन लिखता हूँ। मैंने कहा ये अगर मैंने बोल दिया कल ले आऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा सर एटलीस्ट 10 दिन तो लगेंगे मुझे। अरे नहीं इतना टाइम मत लगाओ यार, मेरा शूट है ये। तो मैंने कहा तो सर एटलीस्ट 1 हफ्ता दीजिए।
तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है 1 हफ्ते में लिंक कर देना। 6 दिन मैंने कुछ नहीं किया, 7वें दिन मैंने लिखा, पहुंच गया मैं लेके सर ये, क्योंकि जो आप लिखते हैं वही लिखेंगे चाहे आप 10 दिन लगा दें। राइट, हाँ। ठीक। अब टीवी में काम कर करके इतनी स्पीड, अब मैं आज मोर देन 6000 एपिसोड्स में लिख चुका हूँ, तो मेरी स्पीड इतनी है, मैंने ये लिखा और पहुंच गया मैं। तो टीवी की स्पीड करते करते बन जाती है, बड़ी ज़बरदस्त स्पीड होती है हम लोगों की। बट कॉमेडी क्या मीडियम्स के साथ डिफर करता है? मतलब किस तरह की कॉमेडी आप टीवी पे कर रहे हो, किस तरह की कॉमेडी आप वेब शो पे कर रहे हो, किस तरह की फिल्मों में कर रहे हो? ऐसा नहीं है, कॉमेडी कॉमेडी होती है, कॉमेडी कॉमेडी होती है, कॉमेडी के कुछ मोल्ड्स होते हैं। जैसे कि एक कॉमेडी होती है जो कि वेलकम टाइप की होती है, हेरा फेरी टाइप की होती है, एक होती है हीरो नंबर 1 कुली नंबर 1 टाइप की होती है, एक आपकी कॉमेडी होती है जो ड्रीम गर्ल टाइप की होती है, एक होती है जो पड़ोसन टाइप की होती है। ठीक है, तो मोल्ड अलग अलग है। कॉमेडी क्या है? कॉमेडी वो है कि जो एक आम सिचुएशन से हट के कुछ सिचुएशन हो जाएगी। अभी एक आदमी जा रहा है, केले के छिलके फिसल जाएगा तो आप हंस देंगे, वो कॉमेडी हो गई, है ना? तो कॉमेडी हुआ। दूसरा क्या है? कॉमेडी दूसरे की जो तकलीफ है वो आपको हंसने का मौका देती है। आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, कोई फिल्म उठा के देख लीजिए, हेरा फेरी उठा के देख लीजिए, उन लोगों की तकलीफ है, वो बेचारे फंसे हुए हैं तो आप हंस रहे हैं, है ना? वेलकम में वो अक्षय कुमार फंस गया है कि वो डॉन की बहन है, उससे शादी करनी हो, आप हंस रहे हैं। कॉमेडी तो यही है। तो कॉमेडी में क्या, ड्रीम गर्ल में क्या, उसको लड़की बनना पड़ रहा है, आप हंस रहे हैं। सामने वाले की तकलीफ, लेकिन एक अलग तरीके से आपको हंसी दे जाती है। राइट, है ना? तो इसलिए कॉमेडी टफ है। चलिए अमित, आई थिंक काफ़ी कुछ बात हुई है और आगे भी करेंगे, अभी आपके और काम आएंगे हमारे और आपसे मिलेंगे और बातें करेंगे। बट अभी फ़िलहाल आप हमारे पॉडकास्ट पे हैं और इतनी सारी नई चीज़ें बताई, नया एक पर्सपेक्टिव दिया, उसके लिए थैंक यू अगेन फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी यार। मैं तो ये आपका पॉडकास्ट मैंने देखा हुआ है जी, और मैं इसको काफ़ी, इनफैक्ट मैं इसको सब्सक्राइब भी किया हुआ है मैंने। अच्छा। तो मैं तो इसको देखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप लोग जिस तरह से खुल के और बहुत ही रिलैक्स होके आराम से बात करते हैं, कोई इसमें ये नहीं कि साहब बिल्कुल सूट वूट पहन के बैठे हुए हैं और ये बोलना है नहीं बोलना है, और बहुत ही कैजुअल, जैसे हम आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे हैं अपने लिविंग रूम में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मुझे यहाँ पे आके लगा बहुत अच्छा इज़्दा हसीना अगर मिस्सी रोटी हैं तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय, दिस इज़ अमित आर्यन, राइटर। मैं ये डिजिटल कमेंट्री के पॉडकास्ट पे आया हुआ हूँ और बहुत अच्छा यहाँ एक्सपीरियंस रहा है मेरा। बहुत जल्दी आ रहा हूँ मैं, और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।